ओके, सो हेलो ऑल। नाउ आज हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट इश्केमिक हार्ट डिजीज़ेस, जो कि स्लाइटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जिसमें हम मेनली इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे एंड आई विल ट्राई टू कवर इन सेकेंड पार्ट अबाउट द लैब डायग्नोसिस एंड अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस। इश्केमिक हार्ट डिजीज़ में राइट नाउ इन पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पैथोफिजियोलॉजीज एंड सर्न चेंजेस। सबसे पहले शुरू करते हैं विद इश्केमिक हार्ट डिजीज़। इश्केमिक हार्ट डिजीज़ में हम मेनली जो होते हैं 3 डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, दैट इज़ एंजाइना, हम पढ़ते हैं क्रॉनिक इश्केमिक हार्ट डिजीज़, देन हम पढ़ते हैं सडन कार्डिक डेथ, दैट इज़ एंजाइना। एंजाइना के बाद हम चलते हैं दैट इज़ क्रॉनिक इश्केमिक हार्ट डिजीज़ एंड देन जो है सडन कार्डिक डेथ पढ़ते हैं। एंजाइना इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज स्टेबल, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेरिएंट ऑफ प्रिंसिमेटल एंजाइना। इश्केमिक हार्ट डिजीज़ में 3 डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज एंजाइना, इश्केमिक क्रॉनिक इश्केमिक हार्ट डिजीज़ एंड सडन कार्डिक डेथ, in which in angina there are 3 types of anginas: a stable angina, unstable angina and prinzmetallis vasospastic angina. In unstable angina there is, अगर कोई कोरोनरी आर्टरी है तो कोरोनरी आर्टरी में एक ऑलरेडी ऑक्लूजन है, मतलब कि एक स्टेबल प्लाक है, जहाँ पर जब ब्लड फ्लो हमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन पे चाहिए तो वो इनएडिक्वेट हो रहा है, तो देर इज चेस्ट पेन on exertions due to stable plaque in coronary arteries. In stable angina, there is chest pain on exertions due to stable plaque in coronary arteries. Unstable angina में तुम्हारे पास जो होता है एक unstable plaque आ जाता है in coronary arteries, that is leading to pain on heart on exertion due to both on exertion and on rest. एंड वहीं जो थे वेरिएंट ऑफ प्रिंसमेटल एंजाइना में देयर इज वेसोस्पैज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। तो इश्केमिक हार्ट डिजीज इंक्लूड्स सडन कार्डिक डेथ, क्रॉनिक इश्केमिक हार्ट डिजीज एंड एंजाइना। एंड एंजाइना इज ऑफ 3 टाइप्स: स्टेबल, अनस्टेबल एंड वेरिएंट ऑफ प्रिंसमेटल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में देयर इज अ स्टेबल प्लाक ड्यू टू लीडिंग टू चेस्ट पेन, अनस्टेबल एक्सर्शन, क्योंकि जो है ब्लड हमारे पास एक्सर्शन पे जो है एडिक्वेटली कोरोनरी आर्टरी के थ्रू फ्लो ही नहीं कर पाता कभी। देन हमारे पास आता है अनस्टेबल एंजाइना, जहाँ पे तो हमारे पास एक अनस्टेबल प्लाक हो जाता है, यानी कि मतलब हमारे पास जो होती है वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, जिसकी वजह से हमारे पास जो है पेन होता है एक्सर्शन बोथ ऑन एक्सर्शन ऑन अ रेस्ट। जब हमारे पास वेसोस्पैज्म हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी की, तो ब्लड तो जा ही नहीं पाएगा कभी ढंग से, तो हमारे पास पेन तो हो ही जाएगा, हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज में, जिसकी वजह से हमारे पास पेन एट रेस्ट होगा इन वेरिएंट ऑफ प्रिंसमेटल एंजाइना। नाउ टॉकिंग फाइनली अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ इश्केमिक हार्ट डिजीजेस। द पैथोजेनेसिस ऑफ इश्केमिक हार्ट डिजीजेज इज कि बेसिकली हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की हम पैथोफिजियोलॉजी अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो मैं एक और वीडियो दूंगा, उसमें जो है हम एथेरोस्क्लेरोसिस की पूरी पैथोफिजियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली कोई एक प्लाक था। अब इस प्लाक ने जो तक प्रोग्रेसिवली जो थी कोरोनरी आर्टरीज को नैरो करा। प्राइमरली कौन सी कोरोनरी आर्टरी को नैरो करा? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। प्राइमरली सबसे ज़्यादा अगर कोई बोलेगा मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड इज लाडा, that is left anterior descending coronary artery. So there is progressive atherosclerotic narrowing of the epicardial coronary arteries, primarily first few centimeters of LADA और L6 से कभी कभी RCA। जब 70% से ज़्यादा एरिया ऑफ वैस्कुलर एरिया जब वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कवर कर लेगा तो इस स्टेज को कहेंगे क्रिटिकल स्टेनोसिस। कहने का मतलब अभी एक स्टेबल प्लाक है। स्टेबल प्लाक के तो मतलब कौन सा स्टेज है? दैट इज अ स्टेबल एंजाइना। जब रिफ्लेक्सिवली हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज वेसोडाइलेशन करा देंगे, मतलब ना मान लीजिए ऐसा नॉर्मली एक प्लाक है, रिफ्लेक्सिवली अब जो है वेसोडाइलेशन हुआ, वेसोडाइलेशन में जो थे पहले अब कोरोनरी आर्टरी इतनी बड़ी हो गई, बट प्लाक भी और बड़ा हो गया। नाउ दिस प्लाक हैज ऑब्स्ट्रक्टेड ग्रेटर देन 90% ऑफ द एरिया, सो दिस is now leading to 90% of obstruction of coronary arteries, which is converting it into an unstable angina that is known as unstable angina. मतलब कि कोरोनरी आर्टरी की वेसोडाइलेशन इज इनसफिशिएंट अलॉन्ग विद 90% ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, दैट स्टेज इज नोन एज अनस्टेबल एंजाइना। तो जब तुम्हारे पास प्रोग्रेसिव नैरोइंग हुई, एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हुई, जब ऑफ द एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज प्राइमरली ऑफ LCA, लाडा दैट इज लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी कोरोनरी आर्टरी, या फिर LCX, या फिर कभी कभी राइट कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे 70% ऑफ वैस्कुलर एरिया को ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो वो होगा तुम्हारे पास क्रिटिकल स्टेनोसिस स्टेज, कहने का मतलब स्टेबल एंजाइना। या फिर आपके पास जो होता है अगर एक जो थे प्रोग्रेसिव जो थे कोरोनरी आर्टरी की वेसोडाइलेशन हुई जो कि इनसफिशिएंट था उसको सप्लाई करने के लिए, तो हमारे पास एक अनस्टेबल प्लाक बना विद 90% ऑफ एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, तो हमने इसको कहा अनस्टेबल एंजाइना वाला स्टेज। पहली चीज़ तो हमारे पास हो गई ये प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग। या फिर हमारे पास होता है अक्यूट प्लाक चेंज। इन अक्यूट प्लाक चेंज देयर इज चेंज ऑफ द प्लाक फ्रॉम स्टेबल प्लाक इनटू अनस्टेबल प्लाक। कैसे? सबसे पहले एक आप मान लीजिए कैसे प्लाक था, प्लाक का सबसे पहले जो था रप्चर हुआ,
रप्चर के बाद इरोजन हुआ, मतलब कि अंदर आने लगा ब्लड। इरोजन के बाद एक अल्सर बना, अल्सर के बाद एक फिशर बना, एंड फिशर फाइनली टूट के एक डीप हैमरेज हुआ। कहने का मतलब सबसे पहले एक रप्चर हुआ, देन हमारे पास एक जो था हमारे पास एक सुपरफिशियल इरोजन होने लगे ऐसे 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 करके, देन हमारे पास जो था अल्सर्स बनने लगे, देन हमारे पास फिशर्स बनने लगे, देन हैमरेज होने लगा। एंड इन सब की वजह से एक अनस्टेबल प्लाक बना विच इज़ इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, and this thrombosis can also aggravate the unstable angina, या फिर ये जो है हमारे पास ACS करा सकते हैं, दैट इज नोन एज acute coronary syndrome. Now finally all these things are leading to ischemic heart disease. Along with that हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, there is vascular vasospasm of the coronary artery, in which हमारे पास बहुत सारे रीजन है रॉबिन्स में। आपको जो है 2 से 3, अभी मैं सारे रीजन बताऊंगा, 2 से 3 रीजन आपको समझने आने ज़रूरी है। आप कोई एड्रेनर्जिक मेडिकेशन पे चल रहे हैं, कोई कोरोनरी एम्बोलाई है, या कोई भी मायोकार्डियल वेसिकल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई, तो हमने क्या पढ़ा, देयर इज प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग। प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग्स होने की वजह से हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि हमारे पास ये हुई ऑफ एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज, प्राइमरली लाडा या फिर LCX की जब हमारे पास प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हुई, तो हमारे पास जब 70% ऑफ एरिया ऑफ वास्कुलर एरिया ऑब्स्ट्रक्ट होता, हमने स्टेज को क्रिटिकल स्टेनोसिस। क्रिटिकल स्टेनोसिस में आपके पास जो दैट इज लीडिंग टू अ स्टेबल प्लाक विच इज एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्टेबल एंजाइना। अब स्टेबल एंजाइना होने के बाद हमारे पास अगली चीज़ ये आई कि अगर ये जो था हमारे पास इसमें 90% ऑफ वास्कुलर एरिया ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, वेयर द कोरोनरी आर्टरी की वेजिटेलिजेशन इज इनसफिशिएंट टू सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट, इट इज नोन एज अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि अक्यूट प्लाक चेंज में हमारे पास एक स्टेबल प्लाक इज कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल प्लाक, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस विच कैन ऑल्सो लीड टू ऑब्स्ट्रक्शंस विच इज ऑल्सो लीडिंग टू इस्केमिक हार्ट डिजीजेस। हमने तीसरा मैकेनिज्म क्या पढ़ा, तीसरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा वैस्कुलर स्पैज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, जिसके बहुत सारे रीजंस हमने पढ़े। फाइनली जब इस्केमिक हार्ट डिजीज हुई तो ऑब्स्ट्रक्शन था, तो भैया जितनी अगर हमारी डिमांड बहुत थी, ब्लड सप्लाई कम था क्योंकि जा ही नहीं पा रहा था ब्लड, तो हमने कहा देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल सप्लाई एंड परफ्यूजन। कहने का मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है बट परफ्यूजन ही कम है। दिस इज लीडिंग टू डिक्रीज्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। अब अवेलेबिलिटी ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स भी कम है, यानी कि साथ साथ जो है हमारे पास मेटाबोलाइट्स का रिमूवल भी बहुत कम हो गया, विच कैन टर्न इनटू MI. So ischemic heart diseases in which there is associated with increased demand but decreased perfusion, leading to decreased tissue oxygenations, leading to decreased tissue availability of nutrients with decreased removal of metabolites can turn into MI. हमने पढ़े ischemic heart disease का pathogenesis. अब in MI, it is high in greater than 60 years or 65 years of age of individuals with high-end males. And it is also the most common cause of death in old women. पैथोजेनेसिस इसकी वही रहती है जैसे हमने जो मोटा मोटा ऊपर पढ़ी MI की, इस्केमिक हार्ट डिजीज की, कि भैया आपके पास एक प्लाक था, प्लाक में जो था कोई भी एंडोथेलियल इंजरी हुई या इंट्रा प्लाक हैमरेज हुआ है, एंडोथेलियल इंजरी, इंट्रा प्लाक हैमरेज या मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से आपका जो था सबसे पहले रप्चर हुआ, रप्चर के बाद इरोजन हुआ। अब आपके पास एंडोथेलियल कंटेंट्स एक्सपोज हुए, एंडोथेलियल कंटेंट्स में जैसे वॉन विलिब्रैंड फैक्टर है कुछ भी था, उसकी वजह से प्लेटलेट्स आके इस पर बाइंड करें, प्लेटलेट्स आके वॉन विलिब्रैंड फैक्टर पर बाइंड करे, एक्टिवेट हुए, बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोक्सिन ADP रिलीज करे, जिसने एक सेल्फ साइकिल चला दी, उसके वजह से थ्रोम्बस बना, थ्रोम्बस ने और एग्रीवेट कर दिया ऑक्लूजन को, सिंपल एज दैट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, या फिर और एक और रीजन होता है दैट इज एंडोथेलियल इंजरी, इंट्राप्लाक हैमरेज, मैकेनिकल फोर्सेस के अलावा दैट इज वैस्कुलर स्पैज्म्स। वैस्कुलर स्पैज्म्स कैसे हो सकते हैं बिकॉज दैट ड्यू टू इनटेक ऑफ कोकेन, इफेड्रीन्स या फिर एम्बोलाई, या एम्बोलाई में आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना दैट इज लेफ्ट साइडेड वेजिटेशंस, या फिर वैस्कुलाइटिस भी हो सकती है। तो हमने ये सबसे पहले ये पढ़ा कि इन पैथोजेनेसिस ऑफ MI, इन विच पैथोजेनेसिस ऑफ MI में हमने ये पढ़ा कि देयर इज 3 मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, दैट इज प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हो सकता है, प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हो सकता है, आपके पास वैस्कुलर स्पैज्म्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास हो सकते हैं क्या, अक्यूट प्लाक चेंज, जहाँ पे आपका स्टेबल प्लाक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ अनस्टेबल प्लाक। प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग में आपके पास
जब एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज मतलब कि लाडा या LCX में 70% ऑफ एरिया को ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उसको कहेंगे क्रिटिकल स्टेनोसिस। जब 90% हो गया तो अनस्टेबल एंजाइना हो गया। आपने स्टेबल प्लाक्स एंड अनस्टेबल प्लाक की स्टेजेस पढ़ ली, दैट इज रप्चर, सुपरफिशियल एरोजन, अल्सरेशन, फिशरिंग एंड डीप हैमरेज। देन फाइनली इश्केमिक हार्ट डिजीजेज हुई या वेसोस्पैस्म्स हुआ ड्यू टू एड्रेनर्जिक साइंस की वजह से, जिसकी वजह से देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल परफ्यूजन, डिमांड, डिक्रीज डिसऑक्सीनेशन, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ मेटाबोलाइट्स व्हिच कैन चेंज इनटू MI with high risk in greater than 65 years of age of individuals and risk and जो होता है हमारे पास इन हाई इन मेल्स होते हैं and it is the most common cause of death in old women। पैथोजेनेसिस में दो थे, वेसोस्पैज्म की वजह से, एंडोथेलियल इंजरी की वजह से, जब आपके पास ऑब्वियसली प्लेटलेट्स का एडेरेशन हुआ, एग्रीवेशन हुआ, थ्रोम्बोसिस हुई, इन सब से कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो। दिस वाज द कंप्लीट मैकेनिज्म या पैथोजेनेसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। नाउ टॉकिंग अबाउट कि अब whatever area that is being supplied by the coronary artery is the zone of perfusion which is known as area at risk। मतलब कि ये area is at a higher risk of developing necrosis followed by MI। तो हमने सबसे पहले पढ़ा दैट सबसे पहले क्या होगा 0 घंटे में, मतलब कि विद इन मिनट्स कुछ नहीं होगा, 2 घंटे बाद नेक्रोसिस बढ़ेगी एंड फाइनली सबसे पहली नेक्रोसिस आपके सब एंडोकार्डियल रीजन में आएगी। ये चीज़ हमने पढ़ी। सो द एरिया ऑफ सप्लाई, द एरिया दैट इज द जोन ऑफ परफ्यूजन ऑफ माय एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी इज नोन एज एरिया एट रिस्क, जिसमें हमारे पास सबसे पहले सब एंडोकार्डियल रीजन इज द फर्स्ट एरिया ऑफ रिस्क। हमने ये पढ़ी। देन हमने पढ़ा व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ इन्फार्क्ट। पैटर्न्स ऑफ इन्फार्क्ट में हमारे पास बात आती है कि हमारे पास आइदर देयर आर ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स और देयर आर नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स। ट्रांसम्यूरल का लेजिट सेंस होता है कि वो तीनों लेयर्स ऑफ हार्ट को इन्वॉल्व करेगा, यानी का मतलब एपिकार्डियम प्लस मायोकार्डियम प्लस एंडोकार्डियम। एंड नॉन ट्रांसम्यूरल का मतलब है कि इट विल नॉट इन्वॉल्व ऑल द 3 लेयर्स एंड पैची इन्वॉल्वमेंट होगी। तो हमने पैथोजेनेसिस पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया कि पैथोजेनेसिस के बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रिस्क एंड कैसे को प्रोग्रेस करते हैं। देन हमने पढ़ा पैटर्न्स ऑफ इन्फार्क्ट इन विच ट्रांसम्यूरल एंड नॉन ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल में सारी लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, नॉन ट्रांसम्यूरल में ट्रांसम्यूरल में सारी लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, नॉन ट्रांसम्यूरल में सारी लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। देन हमने पढ़ा कि ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स आर एसोसिएटेड विद STEMI, दैट इज ST एलिवेटेड myocardial infarctions, and non-transmural infarcts are associated with NSTEMIs। Then अब बात ये आती है कि भैया हमें इसको शुरू करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, दैट इज लाडा हो गई या LCX हो गई या RC हो गई, इन सब का जोन ऑफ रीजन ऑफ सप्लाई है क्या क्या। तो लाडा का है, अगर आप एक हार्ट को ऐसे बनाते हैं तो हार्ट को ऐसे बनाने पे द एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, the apex of heart and the anterior 2/3 of interventricular septum is supplied by LADA. The lateral wall of left ventricle is supplied by LCX and पीछे का जो सारा बचा that is entire right ventricle wall, posterior 1/3 of interventricular septum और posterior wall of left ventricle is supplied by right coronary artery। तो अब एक बात बताइए, ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट में सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो अब अगर हमारे पास एक जो डायग्राम होता है जिसमें आप मान लीजिए जैसे राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज LCX एंड दिस इज लाडा। दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लैटरल वॉल, LCX, लाडा एंड RCA। तो अब अगर कभी भी राइट कोरोनरी आर्टरी का कभी भी हमारे पास हुआ इन्फार्क्ट तो कौन सी वॉल्व इन्वॉल्व होगी? ऑब्वियसली द पोस्टीरियर 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स, पोस्टीरियर बेसल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। कभी भी LCX जाएगी, दैट इज लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, तो आपके पास कोरोनरी आर्टरी जाएगी तो लैटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जाएगी तो आपके पास क्या होगा? एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम्स, एंटीरियर वॉल जाएगी। देन फाइनली हमारे पास होगी ट्रांसम्यूरल सेमी बेस इन्फार्क्ट्स होंगे। या फिर आपके पास क्या क्या हो सकता है, आपके पास एक चीज़ आती है कि नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट से क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि कभी कभी ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स में जो होता है क्या होता है, पर्टिकुलरली द एंटेरोलैटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल का जब ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट होता है, ध्यान से बात सुनना, एंटेरोलैटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का जब ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट हो जाता है, जब उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हो आप थ्रू थ्रोम्बोलाइटिक्स या एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के थ्रू, अर्ली करते हो तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर लेट करते हो तो रीपरफ्यूजन इंजरी हो जाती है, मतलब कुछ पार्ट ठीक हो गए रीपरफ्यूजन मतलब ठीक होने से, बट कुछ पार्ट खराब हो गए, तो अब तुम्हारे पास ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स नहीं होंगे क्योंकि कुछ पार्ट ठीक हो गए। कहने का मतलब वेन एवर देर इज एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की रेस्टोरेशन कराई बाय थ्रोम्बोप्लास्टिक्स एंजियोप्लास्टी CABG के थ्रू, तो इनिशियली तो खुश ही थी, अर्ली रेस्टोरेशन गुड, बट लेट से रीपरफ्यूजन इंजरी के थ्रू आपके पास हो सकते हैं नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता रीज़न, और भी रीजन हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्या क्या और क्या क्या रीजन हो सकते हैं और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हमने ये पढ़ा कि जब लेट रेस्टोरेशन ऑफ द एंटेरोलैटरल एंटेरोलैटरल ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की वजह से आपके पास हो सकता है सिर्फ और सिर्फ रीजनल सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन का सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट होगा, पूरा ट्रांसम्यूरल है नहीं है। सो इट इज़ अ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से, या फिर ट्रांजिएंट हो सकता है इन विच देयर इज रीजनल सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट। वन ऑफ द रीजंस ऑफ रीजनल सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट इज लेट रीपरफ्यूजन इंजरी ऑफ द एंटेरोलैटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे आपके पास रॉबिन्स और क्या कहती है, जैसे नॉन क्रिटिकल कोरोनरी स्टेनोसिस, एक ये रीज़न भी हो सकता है, बिल्कुल जो हम पढ़ेंगे। और क्या क्या आपके पास कि नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट होते हैं, और क्या हो सकते हैं आपके पास सरकमफेरेंशियल, सारे रीजन्स में सारे रीजन में आपके सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट है, जिसका मेन रीजन इज ग्लोबल हाइपोटेंशन। ग्लोबल हाइपोटेंशन होगा तो आपके पास सरकमफेरेंशियल सारे पार्ट में सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट होंगे। अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे 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 इन्फार्क्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे, तो दिस इज ड्यू टू माइक्रो एम्बोलिज्म्स या फिर वैस्कुलाइटिस के थ्रू हो सकता है। ओके, सो फाइनली हमने क्या क्या डिस्कस करा इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने मेनली डिस्कस करा दैट इज माइकार्डियल इन्फार्क्शंस। माइकार्डियल इन्फार्क्शन के पहले हमने जो था शुरू करा इश्केमिक हार्ट डिजीजेस, इसको एक नई पेज पर डिस्कस भी कर लेते हैं। इश्केमिक हार्ट डिजीजेज में हमने मेनली जो था पढ़ा इश्केमिक हार्ट डिजीजेज में हमने मेनली जो था ये पढ़ा कि हमारे पास एंजाइनाज आते हैं। एंजाइनास के बाद हम चलते हैं, हमारे पास आते हैं क्रॉनिक इश्केमिक हार्ट डिजीजेज आते हैं, एंड हमारे पास सडन कार्डिक डेथ आती है। एंजाइनाज में हमारे पास आते हैं स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, एंड हमारे पास वेरिएंट प्रिंसमेटल एंजाइना आता है। स्टेबल एंजाइना एक्सर्शन पे आपके पास पेन होता है, इसमें एक्सर्शन एट रेस्ट होता है, इसमें एक्सर्शन मतलब इसमें एक्सर्शन होता ही है बोथ एट रेस्ट एंड पेन। क्यों? ड्यू टू वेसोस्पैज्म होता है, इसमें होता है ड्यू टू अनस्टेबल प्लाक, इसमें होता है ड्यू टू स्टेबल प्लाक। मैं गंदी हैंड राइटिंग देख रहा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई हैंड राइटिंग। देन हमारे पास बात आती है व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ इश्केमिक हार्ट डिजीज। उसमें पढ़ा कि प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक नैरिंग हो सकती है, अक्यूट प्लाक चेंजेस हो सकते हैं, या वैस्कुलर स्पैज्म हो सकता है। आपके वैस्कुलर स्पैज्म्स हो सकते हैं जिसमें 70% ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपके पास इसको क्रिटिकल स्टेनोसिस कहेंगे, 90% ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अनस्टेबल एंजाइना हो जाएगा। इश्केमिक हार्ट डिजीज होगी जहाँ पे आपके इंबैलेंस बिटवीन माइकार्डियल परफ्यूजन एंड डिमांड होगा, लीडिंग टू डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन एंड डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट विच कैन फर्दर चेंज इनटू MI, जहाँ पे हाई रिस्क होते हैं 60 to 65 ईयर्स ऑफ एज ऑफ इंडिविजुअल्स विन हाई इन मेल्स। पैथोजेनेसिस में आपने पढ़े थे कि आपके पास वैसोस्पैज्म्स हो सकते हैं, प्राइमरी लेफ्ट साइड प्रेसिपिटेशन हो सकते हैं, या फिर आपके पास इरोजन हो सकते हैं मेटल की, जिसकी वजह से आपको थ्रोम्बस बन के कंप्लीट ऑक्लूजन हो सकते हैं। हमने पढ़ा था व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ इन्फार्क्ट। पैटर्न्स में हमने पढ़ा था, अगर आप एक पेपर में बनाते हैं तो पेपर्स या फिर बेसिकली हमारे पास अंडरस्टैंडिंग्स के लिए तो हमने पढ़े थे ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स, फिर हमने पढ़े थे नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स। नॉन ट्रांसम्यूरल में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने नॉन ट्रांसम्यूरल पढ़ा था हमारे पास सरकमफेरेंशियल, देन हमने पढ़ा था रीजनल, देन हमने रीजनल के और हमने पढ़ा था क्या माइक्रो इन्फार्क्ट्स, एंड हमने ट्रांसम्यूरल में क्या पढ़े थे, ट्रांसम्यूरल पढ़े थे एंट्रोलैटरल, पोस्टेरोबेसल एंड लैटरल वॉल इन्फार्क्ट्स। एंड आई होप आपको इसके थ्रू समझ आ जाएगा मेनली अबाउट द पैथोजेनेसिस एंड पैटर्न्स ऑफ इन्फार्क्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वील बी डिस्कसिंग अबाउट द लैब डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI। थैंक यू।